वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। हमने अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से मूवमेंट्स स्टार्ट करे, क्या क्या हमारे सामने मुसीबत आई और हमारे वीर जो थे, हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे, उन्होंने कैसे हमारे देश को बचाने के लिए, स्वतंत्रता दिलवाने के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या आंदोलन करे, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा कि ब्रिटिश ने कैसे टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया, मतलब हमारी जो ज़मीन थी भारत की उस पे कब्जा कर लिया और बहुत सारे जो हमारे किंगडम्स थे छोटे बड़े उनको टेक ओवर कर लिया। फिर उन्होंने अपने नए कानून लेके आ गए, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर दी, मतलब पूरी तरीके से हमें अपने कब्जे में कर लिया। पहले हमारी ज़मीन हड़प ली, उसके बाद अपने ही रूल और रेगुलेशन को हम पे थोप दिया। हमारे जो किसान थे, हमारे यहाँ की जो जनजातियाँ थी, ट्राइबल पीपल थे, उनकी ज़िंदगी को भी बदल के रख दिया क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करे। इनके रूल्स और रेगुलेशन ही ऐसी थी कि बेचारा जो किसान है उसकी जो आमदनी है बिल्कुल बेकार हो गई। ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहना चाहते थे, इन्होंने फॉरेस्ट में भी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगवा दी कि ट्राइबल पीपल अपने ही घर से बेघर हो गए। एजुकेशन के अंदर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे 19th सेंचुरी में, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाए हैं। मैंने आपको बताया था ओरिएंटलिज्म के बारे में बताया था कि ओरिएंटलिस्ट कैसे लोग होते हैं और दूसरे लोग लॉर्ड मैकॉले वगैरह, इनके बारे में बताया था। फिर जो वुमेन की कंडीशन है, इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर था हमने देखी, उस पर भी डिबेट्स हो रही थी, सती प्रथा एंड ऑल। मतलब उस टाइम पे हमारे जो समाज है उसमें कैसे रूढ़िवादी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, मतलब अभी भी हैं लेकिन इतने नहीं हैं, अब इतने नहीं हैं। अब लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अब सती प्रथा देखने नहीं मिलती हमें, और अर्ली मैरिज भी नहीं होती है, और अगर किसी का पति खत्म हो जाता है, कोई विडो हो जाता है, तो उसकी दोबारा शादी करवा दी जाती है, जो कि पहले नहीं होता था। कास्ट सिस्टम को लेके भी हमारे यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स अब हो चुके हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म टाइम टू टाइम आते रहे। हमने देखा 1857 का पहला रिवॉल्ट, और उसके बाद आफ्टरमैथ का मतलब होता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या रिजल्ट आए, ठीक है। क्योंकि हमारी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, हम इसमें हार गए, लेकिन ये पहला रिवॉल्ट था, यहाँ से रिवॉल्ट छिड़ गया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके जो हमारे कारीगर थे, आर्टिसंस थे, लोहार थे, हमारे यहाँ के छोटे मोटे जो भी हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हाथ से साड़ियों पे कारीगरी करना, ये सब क्राफ्ट हमारा जो हमारे यहाँ की अपनी इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई। सोने की जो चिड़िया थी उसको बर्बाद इन लोगों ने कर डाला। अब लोगों के अंदर आक्रोश था। ये सारी चीजें हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लोग अब गुस्सा हो चुके हैं, हर वर्ग का आदमी इन लोगों से, इन फिरंगियों से गुस्सा हो चुका है, आक्रोश बढ़ चुका है। तो यहाँ से शुरुआत होगी नेशनल मूवमेंट्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज, do you think Indians were discontented with British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? तो मैंने अभी आपको जो भी चीज़ें बताई, और हमने ये सारे एक एक करके चैप्टर्स में सारी इश्यूज पे बातें करी। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे जो इंडियंस हैं, हम लोग अगर इन सब चीज़ों से ना खुश थे, तो क्यों ना खुश थे, क्या हम क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लोग, ये आपको बताना है। अब देखिए, किसान को ये लोग लूटते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं इंडिगो उगाओ। अब पहले इंसान दाल चावल उगाता था, तो अगर वो बिक्री ना भी हो तो एटलीस्ट दाल चावल उसके पास रहता था, तो उसे खा के अपना पेट भर लेता था। अब उससे नील की खेती करवाने लग गए, अफीम की खेती करवाने लग गए, इसे खा के थोड़ा ना पेट भरेगा। जमींदार पहले क्या करते थे कि वो उन पे पैसा आ जाता था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी हावी होती गई, फिर कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया,
तो जो जमींदार की पावर थी वो भी चली गई, जमींदार भी गुस्से में हो गए। ऐसे कर करके इन लोगों ने सबको, किसान को, जमींदार को, ट्राइबल पीपल को अपने जंगलों से अलग करके मतलब सभी को इन्होंने गुस्से में ला दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, सब लोग एक साथ आ गए। यहाँ पर इमरजेंस होता है नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों के दिल और दिमाग पे छाने लगती है। The above-mentioned developments led the people to ask a crucial question: what is this country of India and for whom it is meant? लोगों की इस प्रकार की हालत कर दी। पहले कोई इतना गुस्से में नहीं था क्योंकि ये एक कंपनी के तौर पे आया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों ने जो कुचलना शुरू करा था हम भारतीयों को, लोग ये खुद से पूछने लग गए कि ये जो कंट्री है, इंडिया की जो कंट्री है, किसके लिए है, किसकी कंट्री है ये। और जो आंसर था वो ग्रेजुअली इमर्ज हो चुका कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया, ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के लोगों का हिंदुस्तान है। मतलब इंडिया, इंडिया किसकी है, इंडिया के लोगों की है। समझ रहे हो ना बात। और ऑल द पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर, चाहे फिर वो कोई भी लोग हो, कोई मराठी है, गुजराती है, आदमी है, बच्चा है, औरत है, बूढ़े हैं, लड़का लड़की, ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, मुस्लिम है, कोई हिंदू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के हैं हम सब एक हैं। ये भावना आगे बढ़ने लगी लोगों में। And the country, its resources and the systems were meant for all of them. जब हमारी कंट्री है ये, तो इसके जो भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, आपने जियोग्राफी में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, जो भी इस कंट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब हमारी हैं। With this answer came the awareness that British were exercising control over the resource of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. धीरे धीरे लोगों की समझ में ये आने लगा, जागरूकता फैलने लगी कि जो ब्रिटिश लोग हैं, फिरंगी हैं, ये हमारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों पे कंट्रोल कर रहे हैं, और जब तक हम इनसे कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये इंडिया हमारी इंडियंस की नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से। ये जो इनके अंदर ज्ञान आया था ना, जो भावना थी ना, लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है। अब ये हमें कैसे पता पड़ता है, तो कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लग गए थे 1815 के बाद, 1850 के बाद। और स्पेशली कब बनने हैं इस तरह के, मतलब 1850 के बाद तो बनने लगे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेशली बने थे 1870s और 1880s के करीबन। ऐसे संगठन जो लोगों को समझा रहे थे कि भाई जागो जागो, अपने देश को बचाओ, खुद को बचाओ और इन फरंगियों को भगाओ। Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the पूर्ण सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. तो आपको ये कुछ नाम याद रखने होंगे इन इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस के, जो मतलब लोगों को समझा रहे थे, एकजुट कर रहे थे फिरंगियों को भगाने के लिए। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो काफ़ी लंबा तक गई और काफ़ी इनका भी योगदान है। देखिए, आपको नोट करना है कि जो पूर्ण सार्वजनिक सभा है, इसका मतलब क्या है। सार्वजनिक का मतलब ये है हर तरह के आदमी के लिए, सब लोगों के लिए, फॉर ऑल द पीपल। सर्व का मतलब ये होता है ऑल, जनिक मतलब लोगों के लिए, यानी सब लोगों के लिए सार्वजनिक सभा है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस इलाके से बिलोंग करते हो, आप बंगाल से हो, गुजरात से हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदमी औरत हो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी रीजन, कम्युनिटी, क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। फर्क ये पड़ता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारा आइडिया यहाँ पर ये रहेगा कि हमें सॉवरेन होना है। सॉवरेन होने का मतलब ये है कि हम अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हैं। इंडिया आज के समय में सॉवरेन कंट्री है, मतलब इंडिया को अमेरिका से नहीं पूछना होता अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपने यहाँ कुछ भी काम करने के लिए। हमें अगर कोई भी मिसाइल टेस्ट करनी है, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी।
उस टाइम पे हमें हर चीज़ के लिए ब्रिटिश सरकार से पूछना पड़ता था, तो हमें सॉवरेन होना था। A modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs. इनका मानना क्या था कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, इन लोगों को अधिकार होना चाहिए अपने मामलों में डिसीजन लेने का। अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था लोगों के बीच में, सबसे ज़्यादा हुआ था 1870s और 1880s के बीच में। तो आक्रोश लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी टाइम पे एक आर्म्स एक्ट भी पास किया गया था 1878 के अंदर, जिसमें बोला गया था कि कोई भी इंडियन अपने पास हथियार नहीं रख सकता। अब बताओ, ये तो पक्षपात है ना, तुम रख सकते हो, हम नहीं रख सकते। और इसी सेम ईयर में क्या किया गया था, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले शब्द का मतलब समझो, वर्नाकुलर प्रेस। प्रेस तो वही होती है प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर मैगजीन या न्यूज़पेपर छपते हैं। और वर्नाकुलर का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसका मतलब होता है लोकल। लोकल भाषाओं के अंदर जो भी न्यूज़पेपर थे, वहाँ पर जो लोग होते थे, सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बातें बोलते थे कि ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो जो आम आदमी था, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था ब्रिटिश सरकार से, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उनको पता चलता था। तो ये क्योंकि क्रिटिसिज्म करते थे, आलोचना कर रहे हैं सरकार की कि क्या क्या सरकार गलत कर रही है ब्रिटिश, तो ये ना हो इसलिए इन्होंने एक्ट पास किया और इस सबको बंद कराने की पूरी कोशिश करी। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट of newspaper including their printing press if the newspaper published anything that was found objectionable. इस एक्ट ऑपोजिशन हुआ, किन किन लोगों ने ऑपोजिशन किया होगा, इन्हीं फिरंगियों ने ऑपोजिशन किया कि ये गलत हो रहा था। क्योंकि औरतों को भी लगता था, जो ब्रिटिश महिलाएं इंडिया में रह रही थी उनको लग रहा था कि ये हमारे साथ पक्षपात करेंगे। जो लोग ब्रिटिश यूरोप में रह रहे थे उनको भी ये गलत लग रहा था कि ये इंडियंस, ये काले कैसे, ब्रिटिश का दिखा दिया कि आप काले गोरे में कितना ज्यादा फर्क करते हो। इधर से भी लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा उठ गया। देखो, इतना सब कुछ हो रहा था, लोगों में आक्रोश आ रहा था,
तो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जिसमें पढ़े लिखे इंडियंस हों। इसकी ज़रूरत 1880 से ही पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही इल्बर्ट बिल की ये कंट्रोवर्सी होती है, इसने लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा कर दिया और लोगों की जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा थी उसको तेज कर दिया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। इस सब को होने के बाद, क्योंकि 1883 में पहले इल्बर्ट बिल आया, फिर उसको चेंज करके 1884 में आया, तो ये सब देखने के बाद लोगों को और ज़्यादा जब गुस्सा आ गया, मतलब अब कंट्रोल से बाहर हो गया, तो 1885 में 72 जो पढ़े लिखे डेलीगेट लोग थे, उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे में वो लोग मिले दिसंबर में और मीटिंग करी उन्होंने। द अर्ली लीडरशिप जो थी वो थी दादा भाई नारोजी की, जो काफ़ी बूढ़े थे, सबसे मतलब ओल्ड थे, बड़े व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। एंड फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, WC बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, रोमेश चंद्र जी थे, एंड S सुब्रमण्यम अय्यर जी थे और बहुत सारे थे। ये सब इकट्ठा हुए थे और ज़्यादातर ये लोग बॉम्बे और कलकत्ता से थे। दादा भाई नारोजी एक बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट थे जो कि लंदन में रहते थे, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और काफ़ी समय से जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट होता है, संसद कहते हैं, वैसे ब्रिटिश में भी ब्रिटिश लोगों का भी अपना पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर ये मेंबर रहे थे दादा भाई नौरोजी। काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो यंग नेशनलिस्ट थे उनको गाइड करते थे। यहाँ पर एक वर्ड आया था पब्लिसिस्ट। ये कौन होता है? समवन हु पब्लिसाइज एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग्स। तो कोई भी अपना आइडिया, विचार वगैरह अगर जो बहुत सारे लोगों में फैलाता है बोल के या मीटिंग्स के थ्रू या अपनी रिपोर्ट के थ्रू, तो उसको पब्लिसिस्ट कहते हैं। A retired British official, A.O. Hume, also played a part in the bringing Indians from the various regions together। और इस नेशनल कांग्रेस के बनने में एक और बंदे का नाम आता है जो कि ब्रिटिश था, ब्रिटिश ऑफिसर था एक रिटायर, A.O. ह्यूम, और इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट किया था अलग अलग रीजन से इंडियंस को एकजुट करने में। तो ये है दादा भाई नारोजी। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अंदर इन्होंने बताया था, बहुत ही आलोचना करी थी कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ है उसका कितना गंदा प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ये बताया गया है किताब में। क्या नाम है बुक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अ नेशन इन द मेकिंग। आपने देख लिया है कि सब लोग अब गुस्से में आ चुके हैं, अब बस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सह लिया है, अब फिरंगियों को जवाब देने का टाइम आ गया है। लेकिन जवाब कैसे देंगे? हमें अपने नेशन को बनाने की ओर कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए अ नेशन इन द मेकिंग क्या किया गया इसके बाद। It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods। तो ऐसे कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने स्टार्टिंग के 20 सालों में मॉडरेट बनी रही थी, मतलब ब्रिटिश सरकार के अंदर में काम करना चाहती थी, वो उल्टा उनसे हक मांगती थी 20 साल तक के, ये हमारे हक है, ये हमें दे दो, मतलब प्यार प्यार से। During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration। और फिर आगे जाके इस पीरियड के दौरान इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, इन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची करी और जो इंडियंस थे उनके लिए क्या मांगा कि हमें भी सरकारी नौकरियां दो, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें भी पोस्ट दो, क्योंकि ये इंडिया है, इंडियन लोगों की है, तो हम अपना प्रशासन खुद भी संभाल सकते हैं। It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power and introduced in provinces where none existed। अभी कुछ प्रोविंस ऐसी भी थी जहाँ पर कई चीज़ें नहीं थी, तो इनका कहना था कि हमें भी ये सारी पावर्स दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाओ, है ना, इस तरह की। It demanded that Indians be placed in high position in the government। इनका कहना था कि जो सरकार है आपकी, उसमें ऊंचे ओहदे पे इंडियंस को बिठाओ।
For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. पहले एक सिविल सर्विस परीक्षा होती थी तो वो इंग्लैंड में होती थी, तो इससे क्या होता था, ज़्यादातर भारतीय तो उसमें हिस्सा ले ही नहीं पाते थे। अब हाई पोस्ट तो आपको पता है सिविल सर्विसेज को पास करके ही मिलती है, तो इन लोगों ने कहा कि जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसको आप इंडिया में करवाओ, ना ही सिर्फ लंदन में। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism. देखो, रेसिज्म समझते हो, जब काले गोरे का भेद होता है, और ये फिरंगी जिस जगह के थे वहाँ थोड़े गोरे लोग होते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों का रंग थोड़ा सा इन लोगों की अपेक्षा डार्क होता है, तो ये हमेशा भेदभाव करते थे रंग के आधार पे, काले गोरे के आधार पे। तो इसीलिए एक डिमांड आई इंडियनाइजेशन की, हर चीज़ को इंडियन में कन्वर्ट कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, आप हमें पोस्ट दो, इंडियंस को बिठाओ, हमारी मातृभूमि है, हम इसे चला सकते हैं, ऐसी आवाज़ें उठने लगी थी। Since most important jobs at the time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibility. ज़्यादातर जो ऊंची पोस्ट थी उस टाइम पे गोरे लोगों को दी गई थी, जिनको हम वाइट कह रहे हैं, और इन लोगों का क्या मानना था कि इंडियंस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो लोग इतने कैपेबल ही नहीं हैं। था कि बहुत सारे जो इनके ऑफिसर लोग थे, ब्रिटिश ऑफिसर, वो लोग इंडिया में रहते थे और जो इनकी सैलरी का एक मोटा हिस्सा होता था वो विदेश लंदन में भेज दिया करते थे, इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। तो हमारे यहाँ की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो रही थी। तो इंडियनाइजेशन करने से ये भी चीज़ होती कि जो वेल्थ हमारी इंग्लैंड पहुँचती जा रही थी वो अब इंडियनाइजेशन करने से हमारा पैसा भारत में ही रहेगा, इसलिए भी इंडियनाइजेशन करा जा रहा था। डिमांड उठ रही थी कि आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग कर दो, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही होंगे तो अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो उस पर न्याय कौन सुनाएगा? अगर यही न्याय सुनाने वाले होंगे तो फिर ये गलत करते रहेंगे, कोई देखेगा ही नहीं, करप्शन भी होता रहेगा। इसलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करने कहा। आर्म्स एक्ट को रिपील करने के लिए कहा था। रिपील करना मतलब कैंसिल कर देना, किसी को रिवोक कर देना, ठीक है। आर्म्स एक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, उसको हटाने की डिमांड करने लगे और बोला कि हमें फ्रीडम दो ताकि हम अपने स्पीच और अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकें, हमें भी बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स उठ रही थी। कांग्रेस ने देखो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज उठाए थे एंड इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। और उनका क्या कहना था कांग्रेस का कि ब्रिटिश रूल आने की वजह से गरीबी बहुत आ गई और फिर हमारे अकाल पड़ने लगा। इन लोगों ने जो लैंड रेवेन्यू था उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो किसान था वो गरीब से भी ज़्यादा गरीब, मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं उसके पास, ना तन पे कपड़े बचे, ना रोटी थी, ना रहने की छत बची, कुछ भी नहीं। और एक टाइम पे जो जमींदार हुआ करते, जमींदार इसलिए क्योंकि उनके पास ज़मीनें होती थी, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं बची, वो भी गरीब हो गए। ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे ग्रेन्स को यूरोप से। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर जो ग्रेन्स है उसकी शॉर्टेज पड़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ के अनाज को तो ये यूरोप भेज दिया करते थे। The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure and more funds for irrigation. कांग्रेस ने क्या बोला कि आप जो ये रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करते हो इसको काटो, थोड़ा सा अपनी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कम कर दो और सिंचाई के लिए फंड्स देना स्टार्ट कर दो, वरना खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, फिर तो मैं रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे हम, और अनाज नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. इन्होंने बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करे, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। जो हमारे इंडियन लेबर्स बाहर काम करने जाते थे इंडिया से, उनके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट होता था, इसको लेके बहुत सारे रिजोल्यूशंस थे। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर रहती थी, इनके साथ बहुत सारी समस्या थी, इन सबको लेके टाइम टू टाइम रिजोल्यूशंस पास करे गए थे। ये सब हमें क्या दिखाते हैं, दैट despite being a body of educated elite, the Congress does not talk only on behalf of professional groups, zamindar or
इंडस्ट्रियलिस्ट, सॉरी। तो ये क्या दिखाता है कि एक एजुकेटेड एलाइट ग्रुप होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के मुद्दे पे नहीं बोलता, ना सिर्फ जमींदार ना इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सबके मुद्दों पे बोलता है, हर एक व्यक्ति को लेके चलता है। मॉडरेट लीडर्स ये चाहते थे कि प्यार प्यार से बात हो जाए, हम जो मांगे ब्रिटिश से वो हमें दे दें, और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो बोलते थे कि ये सीधे बातों से नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत है। तो कुछ इस प्रकार से इनमें डिफरेंस था। तो मॉडरेट लीडर्स थोड़े से विनम्र टाइप के थे, ठीक है, सॉफ्ट टाइप थे। तो ये क्या चाहते थे कि लोगों को जागरूक करें किस बारे में, कि ब्रिटिश रूल हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, ठीक है। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, और इस जागरूकता को फैलाने के लिए आम आदमी के बीच में ये लोग न्यूज़पेपर छपवाते थे, आर्टिकल्स लिखवाते थे कि कैसे ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते जा रहा है। ये क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश रूल को अपनी स्पीच के अंदर, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे ना इनकी कमेटी के, कांग्रेस की, ये डिफरेंट इलाकों में भेजते थे कंट्री के, ताकि लोगों का ओपिनियन जा सके और लोगों को बता भी सके, घर घर जाके एक जगह पे काम, मतलब जैसे मान लो एक जगह पे इनकी कहीं कमेटी है, हेडक्वार्टर है, तो वहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अपना कंट्री तो कितना बड़ा है इंडिया, अलग अलग क्षेत्रों में बैठते थे ताकि वहां अपनी भी कांग्रेस के ओपिनियन लोगों को बता सके, और लोगों क्या सोचते हैं लोग ब्रिटिश रूल के रिस्पेक्ट में वो भी हम जान सके। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। इनको क्या लगता था कि जो ब्रिटिश है वो रिस्पेक्ट करती होगी इनके आइडिया को, कौन से आइडिया को, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और इंडियंस को जस्टिस मिलना चाहिए, इस बात को ब्रिटिश मानते होंगे, ऐसा इन मॉडरेट लीडर्स का सोचना था। इसीलिए इन्होंने डिमांड करी कि हमें भी आप थोड़ा सा जस्टिस दीजिए। Necessary therefore was to express these demands and make government aware of the feelings of Indians। इसलिए इन लोगों का मानना था कि हम इन सब डिमांड्स, कौन सी डिमांड थी कि भाई हमें जस्टिस दो और थोड़ी स्वतंत्रता दो, फ्रीडम दो, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, और फिर गवर्नमेंट को भी बोलेंगे कि आप भी थोड़े जागरूक बनो, फीलिंग्स को देखो, क्या हिंदुस्तानी जो व्यक्ति है, इंडियन व्यक्ति है, उसकी क्या फीलिंग्स है, और उनको देख के आप काम करें। नाउ वी विल सी, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ठीक, हमारा जो स्वतंत्रता है ना, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, बोलने की, इधर उधर घूमने की, जहाँ चाहे वहाँ रहने की, जो चाहे कपड़े पहनने की, जो चाहे भाषा यूज करने की, जो चाहे खाने की, कहीं भी जाने की, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बाय द 1890s, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में भी दो प्रकार के गुट बन रहे थे, एक तो मॉडरेट्स टाइप के लोग थे जो थोड़े सॉफ्ट टाइप के लोग थे, दूसरे अब एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग आ जाएंगे जो यहाँ से आएंगे। देखो 1890s में क्या हो रहा था कि कुछ जो इंडियंस थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे कि ये कांग्रेस कर क्या रही है, इतने प्यार प्यार से बोलेगी ब्रिटिश लोगों को तो वो सुनने वाले हैं क्या, इतने ही अच्छे होते तो फिर हम पे इतने जुल्म ही क्यों नहीं उठाते। तो कुछ लोगों को अब यहाँ पर गुस्सा आने लगेगा। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ ऐसे लीडर्स निकल के आएंगे जैसे कि विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इन लोगों को साथ में लाल बाल पाल कहते हैं क्योंकि देखो विपिन चंद्र पाल के नाम पे पाल आ रहा है, बाल गंगाधर नाम के नाम में बाल आ रहा है और लाला लाजपत राय के नाम में लाल आ रहा है, तो इनको एक साथ बाल, पाल और लाल कह सकते हैं। तो इनका कहना था कि हमें अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छीनना भी जानते हैं क्योंकि इंडिया हमारा है और फ्रीडम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नहीं देंगे तो हम इनसे छीन लेंगे। तो ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग थे और ये लोग कहते थे कि तुम लोग बस प्रार्थना करते रह जाना और
किससे कह रहे थे? ये मॉडरेट लोगों से कह रहे थे कि तुम बस प्रार्थना करते रह जाना, कुछ और मत करना, और ये ब्रिटिश तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले, बस ये तुम्हें घुमा रहे हैं। इस तरह का इनका कुछ कहना था। इनका काम क्या था? ये क्या कहते थे, जो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये पाल और लाल, इन लोग क्या करते थे? ये बोलते थे थोड़ा सेल्फ रिलायंस हो जाओ यार, खुद पर निर्भर हो जाओ, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, कब तक हाथ जोड़ते बैठोगे इस ब्रिटिश सरकार के आगे। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। तिलक रेज्ड द स्लोगन, फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये लोग क्या कहते थे कि कब तक आप दूसरों के रहोगे, कब तक आप ब्रिटिश सरकार की स्ट्रेंथ पे टिके रहोगे और ये सोचोगे कि वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। जैसे ऊपर कहा है ना, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ कहा है ना फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, ये मॉडरेट कह रहे हैं कि वो फीलिंग्स ऑफ इंडियंस को समझे। अरे वो बिल्कुल नहीं समझने वाले। तो यही बाल लाल पाल ये लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी जो क्षमता है, अपनी कैपेबिलिटीज है, उसको समझो और आपको लड़ना पड़ेगा स्वराज के लिए, अपने भारत के लिए, अपने स्वराज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। क्या आता है क्वेश्चन इस पे? ऐसे आता है कि ये जो स्लोगन है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने दिया था? तो आप बता देना, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था। अब देखो 1905 में क्या हो गया, एक जो वाइसराय थे बंगाल के, लॉर्ड कर्जन, उसने क्या करा, पार्टीशन कर दिया बंगाल को, मतलब बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Orissa. देखो आज के टाइम पे बंगाल तो वही है जो वेस्ट बंगाल है, लेकिन उस जमाने में बंगाल काफी बड़ा होता था। प्रोविंस का मतलब है स्टेट, ठीक है, पहले स्टेट नहीं बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे। तो बंगाल में उस जमाने के क्या क्या आता था, बिहार का पूरा इलाका आ जाता और बहुत सारे हिस्से उड़ीसा के भी आते थे। तो इस हिसाब से बंगाल काफी बड़ा हो जाता था। तो ये जो वाइसराय था कर्जन, इसने 1905 के अंदर बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. देखो अब जब वो लोग बंगाल को विभाजित कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था जो हमारा स्टेट होता था जम्मू एंड कश्मीर, उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, अलग अलग कर दिया। तो उसी प्रकार से इन लोगों ने 1905 के अंदर क्या करा था, बंगाल को विभाजित कर दिया था। अब आम जनता को इन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ताकि अब ये बंगाल बहुत बड़ा है तो इसमें प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, प्रशासनिक कार्यवाही करने में दिक्कत आ रही है, तो हम इसको छोटे दो हिस्सों में बांट रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर्स का कहना था। लेकिन ये बताओ कि कौन से कन्वीनियंस, मतलब इजीनेस की बात कर रहे हो, कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, क्या मतलब है इससे, है ना? ये कन्वीनियंस का मतलब क्या है? तुमने तो कह दिया कि हमें प्रशासनिक कार्यवाही करनी है, इसलिए हमको दो छोटे छोटे प्रोविंस चाहिए थे, तभी हमने बंगाल को विभाजित कर लिया। लेकिन दरअसल सच्चाई तो ये थी कि इसमें इनका अपना इंटरेस्ट था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का और बिजनेसमैन का, इन्होंने अपना सोच कर ये किया था, इसमें हिंदुस्तानियों का कोई भला नहीं था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. इन लोगों ने क्या करा, जहां पर नॉन बंगाली एरियाज थे, ठीक है, मतलब जहां पर बंगाली एरिया नहीं थे, नॉन बंगाली एरिया थे प्रोविंस के, उनको सेपरेटेड कर दिया ईस्ट बंगाल से। मतलब देखो मान लो ये बंगाल है, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये तो अपना ईस्ट बंगाल हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ऐसे इन लोग पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया। फिर जो ईस्ट बंगाल था ना, उसमें से जो नॉन बंगाली एरिया थे, मान लो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है, मैं कलर दूसरा लेती हूँ, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट ऐसा सेम मैप नहीं है। मान लो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो नॉन बंगाली हैं, बंगाली नहीं है वो, तो उसको ऊपर में आसाम था तो आसाम से जोड़ दिया, ऐसा इन्होंने
करा। इसके बाद देखो, Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengali people. दरअसल इनका क्या लालच था, क्या उद्देश्य था कि ये पहले पूरा एक प्रोविंस था बंगाल, है ना, इतना बड़ा, बिहार के पार्ट्स हैं, उड़ीसा के हिस्से हैं, है ना, तो ये क्या चाहते थे कि जो ये बंगाली पॉलिटिक्स इतने स्ट्रांग हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इनको तोड़ना है हमें। और इनको तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल को ही तोड़ दिया दो हिस्सों में, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। देखो ये है बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, इनको हमेशा याद रखना, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एंड नोटिस द नेम ऑफ न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल। टेबल पे देखो एक न्यूज़पेपर रखा है, आपको शायद पिक्चर में ध्यान से नहीं दिख रहा हो मे बी, तो नीचे से अपन लोग पढ़ लेते हैं क्या है इस पेपर का नाम। सो इस पेपर का नाम है केसरी। ये एक मराठी न्यूज़पेपर था और इसको एडिट किया जाता था, एडिटेड बाय तिलक जी, बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इस केसरी न्यूज़पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बेटा ये भी आ जाता है कि जो केसरी न्यूज़पेपर है वो किस भाषा का न्यूज़पेपर है, तो याद रखना वो मराठी भाषा का न्यूज़पेपर है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको एडिट कौन करता था, कौन इसका एडिटर था, तो बाल गंगाधर तिलक जी इसके एडिटर थे। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स था, मतलब ये ब्रिटिश रूल की आलोचना करता था, लोगों को बताता था कि ब्रिटिश लोग कैसे हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। नाउ सी, अब इन लोगों ने बंगाल का तो पार्टीशन कर दिया, इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारी भूमि है, हमारा बंगाल है और हमसे बिना पूछे अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे क्या, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। देखो मैं जो आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रही थी, यहाँ पर उसके लिए रेडिकल वर्ड यूज किया गया है, बात एक ही है दोनों। मॉडरेट्स वो थे जो थोड़े विनम्र थे, दोबारा बता रही हूँ, और ये लोग कौन थे, जो थोड़े से रेडिकल लोग ऐसे थे कि अगर ये सुनेंगे नहीं तो हमें हथियार उठाना भी आता है, उस प्रकार के लोग थे। तो चाहे कोई भी लोग हो, मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स हो, दोनों ने ही बढ़ चढ़ के एक साथ आके इस बात का ऑपोजिशन किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोबल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। देख रहे हो नीचे, 1000 joined the demonstration during स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा, देखो कितने सारे लोग इकट्ठे आए हैं कि ये नहीं चलेगी मनमानी आपकी। The struggle that unfolded came to be known as स्वदेशी मूवमेंट। इस सब से जो लोग एकदम गुस्सा में आ गए थे ना, तो इन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। ये देखो नीचे कितने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं। Strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In Deltic Andhra, for instance, it was known as वंदे मातरम मूवमेंट। और ये भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में इसी स्वदेशी मूवमेंट को हम वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जान रहे हैं। अब एक क्वेश्चन क्या बन सकता है एक नंबर का, कि स्वदेशी मूवमेंट किस वजह से और कब स्टार्ट हुआ, तो अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा कुछ होगा कि 1905 में जो पार्टीशन किया गया था बंगाल में, उससे लोग गुस्सा हो गए थे, उसके बाद ये जो स्वदेशी मूवमेंट है स्टार्ट किया गया था। एंटरप्राइजेस को देखिए, जो इन लोगों की वजह से हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, उसको दोबारा उठाइए और सारे बॉयकॉट करिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स को, ठीक है। और तो और कुछ इंडिविजुअल्स का ये भी कहना था कि जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस है उसको भी हमें उठा के यूज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। रिवॉल्यूशनरी वायलेंस यानी क्रांतिकारी हिंसा भी बहुत जरूरी है। किस इंस्टेंट में जरूरी है, किस फैक्टर में, क्योंकि ये लोग भाई वही जो मैं कहना चाहती हूँ, किताब में नहीं लिखा, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे। The opening decades of the 20th century,
जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है तो काफ़ी सारे हमें दूसरे डेवलपमेंट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि जो अमीर मुस्लिम्स थे, नवाब्स थे, उन्होंने अपना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डक्का के अंदर 1906 में बना लिया था। कुछ याद आ रहा है? 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, और 1906 एक साल बाद तकरीबन मुस्लिम लोगों ने अपनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली। नाम से ही देखो, हिंदू मुस्लिम अलग अलग करने की कोशिश है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का बन चुका है यहाँ पर। और इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, हिंदुओं के विरोध जाकर पार्टीशन जो किया गया था बंगाल का, उसका समर्थन कर दिया कि ठीक है, आपने जो किया है वो सही किया है। और क्या चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। डिमांडेड कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट इन 1909। इस डिमांड को 1909 में स्वीकृति मिल गई थी और सेपरेट उम्मीदवार हो गए थे मुस्लिम्स के। Some seats in the councils were now reserved for Muslim who would be elected by Muslim voters। अब काउंसिल के अंदर भी कुछ सीट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई थी, जिनको इलेक्ट कौन करता था? मुस्लिम वोटर्स ही करते थे। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। अब जो ये चीज़ें आ रही हैं तो बाकी जो राजनीति में लोग थे वो सारे यही सोचने लगे कि सब अपने अपने धर्म को ही देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनके अंदर भी यही फीलिंग आई कि हम भी अपने धर्म को फेवर करें। मीनवाइल यहाँ पर 1907 में देखो, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 के अंदर बन गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब 1907 में एक और काम हो गया, क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया, मतलब कांग्रेस ही स्प्लिट हो गई, मतलब टूट गई कांग्रेस। कैसे टूटी हो गई? दो हिस्से। मैं जो आपको दो हिस्से पहले बता रही हूँ, दो अलग अलग सोच के लोग। एक थे मॉडरेट्स जो प्यार प्यार से समझाना चाहते थे, प्रार्थना करना चाहते थे ब्रिटिश लोगों से और हाथ जोड़ना चाहते थे उनके आगे, रिक्वेस्ट करना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे रेडिकल लोग जो कहते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वायलेंस भी करेंगे, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कुछ उस प्रकार के लोग। तो 1907 में दो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी कांग्रेस। मॉडरेट्स जो क्या बोलते थे? अपोज करते थे, बॉयकॉट करने की कहते थे सामान को। एंड दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द moderates with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited in December 1915। आप बस इतना याद रखना, 1907 में अलग अलग मतों की वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स यानी कि रेडिकल्स अलग अलग हो गए थे। फिर 1915 में दोबारा मॉडरेट्स और रेडिकल लोग आपस में मिल गए। इनको समझ में आया कि हम अलग रहेंगे तो हम कमजोर रहेंगे, हमें एकजुट आना है और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ना है और अपने इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलवानी है, तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपने वो बात तो सुनी होगी ना, एकता में बल होता है, यूनिटी विंस द रेस। इसलिए ये लोग 1915 में यूनाइट हो गए थे। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country। इसके अगले साल ही क्या हुआ, जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस माना जाता था कि वो हिंदुओं की है, और मुस्लिम लीग, तो नाम से समझ में आ रहा है इसमें मुस्लिम्स थे, इन लोगों ने एक ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट साइन किया, जिसके अंदर इन्होंने एक आगे मतलब मिलजुल के एक सरकार बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव अपने खड़े करने के लिए एक साइन किया था पैक्ट। ठीक है, अब देखो आपने बहुत कुछ इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि क्यों लोग पहले तो गुस्सा हुए, और हर तरह के लोग क्यों गुस्सा हुए, जमींदार, जो सैलरी पे इन लोगों ने सोल्जर्स रखे थे वो, गरीब किसान, ट्राइबल पीपल, मतलब हर इंसान ही गुस्से में है। फिर कैसे कैसे ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अब लोगों से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर लिया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग बन गई है, बॉयकॉट हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट आ रहा है। अब धीरे धीरे लोगों में आक्रोश आ चुका, लहर तो आ चुकी है, नेशनल मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, और अब ये थमने वाले नहीं है। अब ये रुकेंगे तभी जब ब्रिटिश हमारी भूमि को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मतलब नेशनलिज्म तो इससे पहले भी था, कुछ लोग थे लेकिन वो
कुछ लोग थे। अब यहाँ से मास नेशनलिज्म होगा, यानी कि बड़े स्तर पर नेशनलिज्म होने वाला है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म से आगे ही पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।